नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का जो आज का सेशन है वो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखिए, अगर पूरे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ये एक बेसिक कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसके लिए आपको एक बेहतर समझ की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं, अगर हम वन बाय वन सारी चीज़ों को देखेंगे कि ब्रिटिश का अर्थव्यवस्था पर भारत में प्रभाव क्या पड़ा, तो उसको बेसिकली हम तीन पार्ट में बांट के देख सकते हैं। ठीक है। अगर इसकी हम हेडिंग बनाना चाहें तो ये होगा अंग्रेजों का आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है। तो अंग्रेजों का आर्थिक क्रियाकलाप में आप तीन पार्ट कवर अप कर लीजिए तो आपका ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। देखिए, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ये जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं पीसीएस मेंस परीक्षा की बात कर रहा हूँ, पेपर वन, और उसमें इससे प्रश्न एक दो हमेशा आते आते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर ओ ए आर ओ में इससे जो भी प्रश्न आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, और वो सारे यहाँ पे लिए गए हैं, आप उनको देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको अगर बेहतर कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आपको इस टॉपिक को बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप अंग्रेजों का क्या क्या रहा, उनके बारे में डिटेल। तो सबसे पहले आप इसमें एक चीज़ देखिए कि विषय परिचय क्या होता है, दूसरा है घटनाक्रम, और तीसरा परिणाम प्रभाव। इन तीनों टॉपिक को आप कवर कर लेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब हम इसके एमसीक्यू को देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें ये कवर अप होती चलेंगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारे प्रश्नों को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेज का संगठन थी। तो ये है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो ये सारी जो चीजें थी ये होम चार्जेज के रूप में थी। अभी हम आगे इसमें देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने जो कहा था कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है उन सारी चीज़ों के डिटेल के बारे में। लेकिन थोड़ा सा अगर इसके हम कंसेप्चुअल पार्ट को यहाँ पे देख लें, जो कि देखिए, अंग्रेज क्या था, अंग्रेज आए थे एक व्यापारिक कंपनी बन के, उन्होंने लाभ कमाया, कर का विशेषाधिकार लिया, उसके बाद उन्होंने अपनी लागत कम की, लाभ ज़्यादा किया, और फिर बंगाल पे अपना प्रभाव स्थापित किया। तो ये एक क्रोनोलॉजी है उनके आगे बढ़ने की। अब अगर हम इनके इकोनॉमिक सेक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो तीन पार्ट क्या क्या होंगे और उनका टाइम पीरियड क्या क्या होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इनका वो है वाणिज्यिक पूंजीवाद की नीति। तो जो वाणिज्यिक पूंजीवाद की नीति इन्होंने शुरू की वो कब से कब तक शुरू की, 1757 से लेकर 1813 तक का। ठीक है। हमारा अगर पिछला सेशन आपने देखा होगा तो आपको मैंने यहाँ पे 1813 क्यों लिया है, क्योंकि 1813 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन इसमें आएगा वो औद्योगिक पूंजीवाद की नीति। ठीक है। औद्योगिक पूंजीवाद की नीति जो शुरू हुई वो 1813 से लेकर 1857। अब 1857 भी आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि एक 1857 का विद्रोह था या क्रांति थी। उसके बाद जो लास्ट इसमें आएगा वो वित्तीय पूंजीवाद की नीति। ठीक है। वित्तीय पूंजीवाद की नीति ये कब से कब तक शुरू हुई, ये 1858 से लेकर 1947 तक गई। ओके। वाणिज्यिक पूंजीवाद की नीति की अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने पूंजी का निर्माण किया, और भारतीय बाजार से कच्चे माल उठाए और उसको इंग्लैंड के बाजार में पहुंचाए, वहां पे उनको रीजनरेट किया और फिर से उसको इंडिया के जो मार्केट में वहां पे लाके पार्ट दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे भारत में जो भारत के उद्योग धंधे थे वो पूरी तरीके से विनष्ट हो गए। ओके। उसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद की नीति में उन्होंने सूती कपड़ों का आयात किया, कपास का निर्यात किया, और इस तरह से आयात निर्यात पर कर भी नहीं लगाया, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जितनी भी थी उनका विनाश कर दिया। और ऐसे ही वित्तीय पूंजीवाद की नीति है यहाँ पे। तो ये पूरा एक हिसाब से घटनाक्रम है कि जैसे आर्थिक क्रियाकलाप अंग्रेजों के क्या क्या रहे। हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, कब किया जाता था, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता। तो ये किस सेक्शन में आएगा, ये आता था औद्योगिक पूंजीवाद की नीति में। क्योंकि वो जब इंग्लैंड से अपना जो कपड़ा होता था, यहाँ से जो कच्चा माल ले जाते थे उसको फिर से रीजनरेट करके इंडिया के मार्केट में लाते थे, तो फिर वहाँ पे वो उनको कर नहीं देना पड़ता था, और फिर उनको लाभ ही लाभ होता था। और भारतीय जो भी अपना कपड़ा बनाते थे उनको एक कर देना पड़ता था, तो उनको उससे हानि होती थी। इसकी वजह से भारत में जो गाँव के छोटे मोटे उद्योग धंधे थे वो पूरी तरीके से विनष्ट हो गए। इसका नेक्स्ट सेक्शन है
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। इंडिया में भारी उद्योग नहीं लगाए गए, इस वजह से जो मतलब उद्योग धंधे थे उनका कोई स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हो पाया। देखिए देखिए, जब भी कोई बड़ा एक इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसकी सपोर्टिंग में छोटे छोटे इंडस्ट्री लग जाते हैं ऑटोमेटिक उसके बगल बगल में। जैसे अब कोई भी आप इंडस्ट्रियल एरिया इस समय इंडिया में चूज कर लीजिए तो वहाँ पे आप अगल बगल देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे और भी बिजनेसेस हैं वो ऑटोमेटिक डेवलप होना शुरू होता है। तो इसी वजह से अगर भारी उद्योग इंडिया में होते तो स्वतंत्र उद्योगों का भी विकास यहाँ पे ऑटोमेटिक होता रहता। आई थिंक सारी चीज़ें आपको ये क्लियर हो रही होंगी। इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, किसके द्वारा लागू किया गया? हमने अपने लास्ट सेक्शन में देखा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू। इस्तेमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त एक ही बात है, दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में ही ये सब लगाया गया। अब देखिए, यहाँ पे हम एक चीज देख लेते हैं कि भारत में भू राजस्व प्रबंधन जो अंग्रेजों ने किया उसके बारे में डिटेल ले लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। 3 टाइप के जो भू राजस्व प्रबंधन है उनका डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं। ओके, देखिए, अगर लैंड सेटलमेंट की बात करें या भू राजस्व प्रबंधन, अगर आप इसको RO या मेंस PCS मेंस की दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे 3 पार्ट में बांट लीजिए। ठीक है, देखिए, जब तक आपकी कोई प्लानिंग नहीं होगी, जब तक आप कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे और पर्टिकुलर छोटे छोटे टॉपिक को लेके अगर स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इस तरह से ऐसे इतिहास या मैं कहूँगा कोई भी सब्जेक्ट ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। आप एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके बाद उसमें छोटी छोटी स्ट्रैटेजी हर एक पर्टिकुलर छोटे छोटे टॉपिक के लिए होनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। तो अगर हम लैंड सेटलमेंट की बात करें इंडिया में तो सबसे पहले इसमें आप देखिए विषय परिचय। ठीक है, यानी विषय परिचय में प्रारंभिक परिस्थितियां क्या थी। ओके, और सेकंड पार्ट में आप इसको देखिए घटनाक्रम, इसके घटनाक्रम क्या रहे या क्रियाकलाप इसके क्या क्या रहे। तो क्रियाकलाप में क्या क्या आएगा? 3 टाइप के लैंड सेटलमेंट आ जाएंगे हमारे पास सीधे सीधे। एक तो आ जाएगा स्थायी बंदोबस्त या जिसको हम इस्तेमरारी बंदोबस्त कहते हैं, दूसरा आ जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा जो आ जाएगा महालवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, और इसके बाद इसका मूल्यांकन करिए। ये मैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूँ आपको। तो इसका मूल्यांकन जब करेंगे आप तो इसका परिणाम आपके सामने आएगा, प्रभाव आएगा, समीक्षा आएगा, आलोचना आएगा। तो ये पूरा लैंड सेटलमेंट इसके हिसाब से आप ऑटोमेटिक कवर अप कर सकते हैं PCS की मुख्य परीक्षा पेपर 1। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? देखिए, यहाँ पे भू राजस्व प्रबंधन में आपको विषय परिचय तो खैर जानना, उसका इंट्रोडक्शन बेसिक है वो जानना पड़ेगा। घटनाक्रम के बारे में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, यानी जो 3 टाइप के सेटलमेंट है उनको कौन लाया, उसमें क्या क्या चेंजेज हुए, इस्तेमरारी के बाद क्यों रैयतवाड़ी लाया गया और रैयतवाड़ी के बाद क्यों महालवाड़ी लाया गया, इन तीनों में बेस्ट कौन था और इंडिया में सबसे ज़्यादा इनसे भूभाग कौन से कवर्ड थे। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको RO में बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, चीज़ों को अच्छी तरीके से कैप्चर करना पड़ेगा। और इसके बाद फिर इसमें लास्ट में जो परिणाम प्रभाव है ये ऑटोमेटिक आप अपने माइंड में जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं। ओके, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। देखिए, अगर हम भू राजस्व प्रबंधन में शुरुआत की बात करें तो देखिए 1608 में अंग्रेज आए, 1600 में कंपनी बनी है और 1608 से लेके 1757 तक का ये एक व्यापारिक क्रियाकलाप में संलग्न रहे। 1757 में वो सारी चीज़ें पहले हो चुकी, 24 परगने की जागीरदारी उनको मिली, कर वसूलने का अधिकार मिला। फिर 1760 में वर्धमान है, बिंदापुर है, चटगांव, सिलहट, इन चारों जिलों से उनको कर लेने का अधिकार मिला। और फिर ऐसे ऐसे करके करते धीरे धीरे ये चले आए 1777-78 तक का, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद 1786 की अगर हम बात करें, जहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस आया और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखा कि साल दर साल जो एक निश्चित आय का होना था वो हो नहीं पा रहा था उसको। तो उसने अपने जो 2 फ्रेंड थे, या मैं ये कहूँ कि 2 विचारक थे, उन 2 विचारकों का नाम आप देख लीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया। एक का नाम है जॉन शोर और दूसरे का नाम है जेम्स ग्रांट। इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जॉन शोर ने जमींदार को जमीन का मालिक बनाने की सलाह दी थी और जेम्स जो ग्रांट था उसने जमींदार को मात्र कर वसूलने का एक जरिया बताया था। ठीक है, उसके बाद फिर 1790 में जमींदारों की सभा बुलाई गई और अधिकतम बोली लगाने वाले को जमीन का टुकड़ा दे दिया गया, यानी जमीन का उसको मालिक बना दिया गया। ये 10 वर्षीय प्रबंधन था जमींदारों के साथ, ये सारा इसमें किया गया। ठीक है, और इन्हीं सारी चीजों से अनुभव लेते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च, डेट आप याद रखिएगा, 22 मार्च 1793 को स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। ओके,
स्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया 22 मार्च 1793 को। इसको लागू किसने किया? तो वो किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब इसमें इसके कुछ सैद्धांतिक पक्ष हैं और इसके कुछ व्यवहारिक पक्ष हैं। सैद्धांतिक पक्ष क्या था इसका कि अधिकतम बोली लगाने वाले को जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाता था। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। ठीक है। और इसका जो व्यवहारिक पक्ष था ये था कि वसूले गए राजस्व का 10/11 भाग वो कौन रखता था? वो अंग्रेज रखते थे, और 1/11 भाग जमींदार रखते थे, जो कि अक्सर वो ज़्यादा ही वसूलते थे, कम नहीं वसूलते थे। इसीलिए किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी। ठीक है। देखिए, जमींदार निर्धारित रकम से कहीं ज़्यादा वसूलते थे, जिसका अंग्रेज कभी विरोध भी नहीं करते थे। यही प्रॉब्लम थी। इसी वजह से किसान मतलब हमेशा गरीब से गरीब होते चले गए वो। और फिर इसी के बाद एक ऐसा कानून आया जिसको हम कहते हैं सनसेट लॉ। 1794 का टाइम सनसेट लॉ। इसका मतलब क्या है? इससे भी एक बार प्रश्न पूछा गया है। निश्चित दिन तक सूर्यास्त तक अगर जमींदार अपना कर जमा नहीं करा पाया अंग्रेजों को, तो उसकी जमीन क्या हो जाती थी? नीलाम हो जाती थी। ठीक है। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि अधीनस्थ जमींदारी की परंपरा का विकास हो गया। एक जमींदार इतना बड़ा अपना पार्ट ले लेता था, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता था। अब ये 4 लोगों को दे देता था। ऐसे ही ये बचा, इसने भी इसको 4-5 पार्ट में डिवाइड करके ये छोटे छोटे लोगों को डिवाइड कर दिया। मतलब अधीनस्थ जमींदारी प्रथा का विकास हुआ। भयानक तरह से आर्थिक शोषण हुआ। क्यों हुआ? आप समझ रहे होंगे। गरीबी बदहाली का जन्म हुआ, और जब भी कहीं अकाल पड़ता था तो स्थिति बद से बदतर हो जाती थी। अगर इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो अंग्रेज इस पे लगभग 19% क्षेत्र पे इन्होंने इस बंदोबस्त को लागू किया था। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से फिर एक अनदर सेटलमेंट का यूज किया गया। उसको हम कहते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792। इसको कर्नल रीड का ये एक प्रयोग था, नाम याद रखिएगा। और स्थल कहाँ पे था? वो 12 माइल। ठीक है। जमींदार ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, अंग्रेजों को कम मिल रहा था। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही थी। तो इसी वजह से रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रावधान किया गया। इसमें क्या क्या किया गया? इसमें बिचौलिया वर्ग को समाप्त कर दिया गया, यानी जो जमींदार था उसको समाप्त कर दिया गया। बिचौलिया वर्ग जमींदार ही था, क्योंकि एक तरफ किसान थे, बीच में जमींदार था, और तीसरी तरफ अंग्रेज थे। कर किसानों से सीधा अंग्रेज को मिल जाए, ये कर्नल रीड ने सोचा था। ठीक है। और उसमें क्या कहते हैं, रैयतवाड़ी में क्या हो रहा था? किसान से कर जमींदार को जा रहा था, और फिर जमींदार अंग्रेज को दे रहा था। तो कर्नल रीड ने सोचा इस जो बिचौलिया वर्ग है इसको हम फिनिश कर देते हैं। अगर जमींदार समाप्त हो जाएगा तो जो कर होगा वो सीधा किसानों का हमें मिलता रहेगा। इसी वजह से रैयतवाड़ी का मतलब रैयतवाड़ी का जो मेन कंसेप्ट है यही कंसेप्ट है। जमीन का मालिक उसने किसको बना दिया? वो किसानों को बना दिया। अगर कर अदा नहीं कर पाता था किसान, तो उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। किसान सीधे अंग्रेजी सरकार को कर अदा करते थे, और 30 वर्ष के पश्चात इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता था जमीनों का। 1820 में मद्रास प्रांत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी प्रथा जो थी, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये लागू हुई। और ये किसने लागू किया? ये किया था टॉमस मुनरो ने। इसका टाइम पीरियड हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है, आप इसको याद रखिएगा। एक बार ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि टॉमस मुनरो का टाइम पीरियड क्या क्या रहा है। और ये कर्नल रीड का फ्रेंड था, कर्नल रीड का ये दोस्त था। ठीक है। 1825 में रैयतवाड़ी को बंबई प्रांत में लागू किया गया, और फिर 1858 में ओवरऑल साउथ इंडिया में इसको लागू कर दिया गया। यानी अगर अंग्रेज प्रशासित भाग देखा जाए तो 51% भाग पर रैयतवाड़ी लागू थी। अब आप समझ सकते हैं इसका कितना इंपॉर्टेंस रहा है, क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त था वो केवल 19% भाग पर थी। इसके परिणाम प्रभाव की अगर हम बात कर लें कि इसका परिणाम प्रभाव क्या हुआ, तो अंग्रेजों को कर वसूलने का दायित्व तो पूरा करने में उनका ही खर्च बढ़ गया, क्योंकि भाई किसी न किसी को रखना पड़ेगा। अब किसान आके हर जगह कर्ज तो देगा, जो अपना कर है वो तो देगा नहीं। और फसल समय पर उत्पादन ना होने पर नगद कर इन्होंने रखा था। नगद कर ना देने की अवस्था में किसान असमर्थ अक्सर हो जाता था, और उसके बाद वो फिर क्या करता था? वो साहूकारों के पास जाता था, वहाँ कर्ज लेता था, और फिर ये इसी जाल में फंसता चला गया। ठीक है। देखिए, आप इन सारी चीज़ों से एक कंक्लूजन भी अपने माइंड में निकालते रहिए कि मतलब ओवरऑल ऐसा हुआ क्यों कि मतलब उस समय किसानों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों हो गई? इन सारे सेटलमेंट की वजह से ही। ठीक है। तो ये सारा ओवरऑल अगर इसका रिजल्टन देखें तो ये हो गया कि किसान जो था वो साहूकारों के जाल में फंस गया पूरी तरीके से। पहले में वो जमींदार का गुलाम बना था, अभी किसान इसका साहूकारों के गुलाम बन गए वो पूरी तरीके से। इसके बाद फिर नया सेटलमेंट आया, ये भी कुछ खास नहीं था। तो इसमें फिर एक नया जोड़ा महालवाड़ी। ठीक है। महालवाड़ी सेटलमेंट या बंदोबस्त। इसमें महाल की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। भूमि के मालिक
जो थे वो किसान ही थे, लेकिन कर संग्रहदाता किसको बनाया गया? वो गांव के किसी एक आदमी को बना दिया गया, जो कि उस गांव का सबसे पावरफुल आदमी था, जिसको हम लंबरदार या महालदार कहते थे। जमीन ये होता था, लेकिन यहाँ पे मालिक जमीन का कौन होता था? किसान ही होते थे। और वो पूरे गांव के जो किसान होते थे उनका कर वो वसूल करता था और सीधा अंग्रेजों को वो पहुंचाता था। ठीक है। और कर वसूल कर अंग्रेजों को देने के एवज में अंग्रेज जो है इस माहलदार को कुछ पर्टिकुलर एक निश्चित राशि देते थे वो। अब इस महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? तो ये था हार्ट मैकेंजी। ठीक है। 1819 में ये प्रावधान आया और 1822 में इस व्यवस्था को कानूनी रूप दिया गया। मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन के विरोध के प्रयास से यह व्यवस्था अपने सर्वोच्च रूप को प्राप्त हुई। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में कर व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये फैक्ट बिल्कुल याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। कौन है? मार्टिन बर्ड। इसको साउथ इंडिया में कर व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे कर की मात्रा की अगर हम बात करें तो 1837 में कृषि व्यय निकालकर उत्पादन का 2/3 भाग, और 1855 में, ये 33 है, 1855 में उत्पादन कर का 1/2 भाग निश्चित किया गया। और अगर अंग्रेजों के उसके भौगोलिक विस्तार की बात की जाए, ये कितना था? तो ये 30% भूभाग पर था। अब इसका मूल्यांकन करें तो किसान कर चुकाने में सुविधा थी, धीरे धीरे यहाँ भी सूदखोरों का उदय होना शुरू हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी इसका। तो अगर हम ओवरऑल यहाँ पे देखें, हमने 3 टाइप के सेटलमेंट देखे। पहला देखा इस्तेमरारी, दूसरा देखा हमने दूसरा हमने जो यहाँ पे देखा वो रैयतवाड़ी, और तीसरा देखा महालवाड़ी। तीनों की हमने यहाँ पे डिटेल देखी, कितना परसेंट एरिया कवर्ड था अंग्रेजों के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई एरिया कवर्ड किया किसी ने तो वो था कौन? वो रैयतवाड़ी, 51%। ठीक है, ये 19%, और ये कितना? 30%। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इसके पर्टिकुलर फैक्ट याद रखिएगा। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आई थिंक सारी चीज़ें आपको इसमें कवर हुई होंगी। ठीक है। तो ये स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जमींदारों से किया गया था। इधर फॉर्मर था, इधर अंग्रेज था, और ये जमींदार ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ों को कवर करते थे। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। कब किया गया? तो 1793 में लागू किया गया। हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं पहले। चिर स्थायी बंदोबस्त या उसी को स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वो खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। वो हमने अभी आपको पहले ही बताया ना कि जितना कर निर्धारित था वो उससे ज़्यादा ही किसानों से वसूलते थे। और ये बात अंग्रेजों को पता भी थी, लेकिन उसके बाद भी वो कोई एक्शन नहीं लेते थे। इसीलिए किसानों की स्थिति इतनी दयनीय होती चली गई। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। क्या कारण था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार की स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था ये। और यहाँ पे डैश है, में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया 1885 में। 1885 एक चीज़ के लिए और भी इंपॉर्टेंट है, आप हमें कमेंट करके बताइए। इसके बाद सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे वो रैयतवाड़ी से, हमने अभी ऊपर ही देखा है टॉमस मुनरो के बारे में। ठीक है। ये किसके दोस्त थे? कर्नल रीड के दोस्त थे। कर्नल रीड ही इस व्यवस्था का जन्मदाता है। देखिए अगर जन्मदाता पूछा जाएगा तो फिर कर्नल रीड आएगा, और लागूकर्ता पूछा जाएगा तो वो क्या आएगा? वो टॉमस मुनरो आएगा। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। ऐसी आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में, और आप इन सब सारे प्रश्नों का उत्तर देने में भी अपने आप से सक्षम होंगे। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में। हमने ऊपर डिस्कस किया है सारी चीज़ों को। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। और अगर ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में कर व्यवस्था का जन्मदाता कौन है, तो वो मार्टिन बर्ड आएगा। नाम याद रखिएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पट्टे देती थी, और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो ये भी जो फैक्ट हैं इनको भी याद रखिएगा। असम से सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई असम में? 1839 में। और दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा क्या थी? तो वो थी, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था।
अब यहाँ पे दादा भाई नेहरू का यानी द ग्रेट ओल्ड मैन जिसको हम कहते हैं दादा भाई नेहरू, उनका एक थियरी आता है, उसको हम कहते हैं द थियरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। काफ़ी फेमस थियरी है, द थियरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं डिटेल। देखिए, इसके जो प्रणेता थे वो थे दादा भाई नेहरू जिनको हम ग्रेट ओल्ड मैन कहते हैं। और इन्होंने द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक बुक लिखी थी 2 मई 1857 को। इंडियन एसोसिएशन संस्था की स्थापना इन्होंने की और एक लेख लिखा, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। ठीक है, देखिए इसके भी दो पक्ष हैं, एक सैद्धांतिक पक्ष है, एक व्यवहारिक पक्ष है। तो सैद्धांतिक पक्ष की अगर हम बात करें तो तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से धन के अफवाह के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसमें क्या क्या चीजें थी, जिसमें दो चीजें थी, अंग्रेजों के पूर्व काल में भारत की अर्थव्यवस्था को बताया इन्होंने और अंग्रेज शासन काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को बताया, और दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। और धन के अफवाह के व्यवहारिक स्वरूप की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या था, ये आता था युद्ध हर जाना, उपहार, सत्ता परिवर्तन और भारतीय राजस्व। ठीक है, तो ये सारी चीजों से धन का अपवाह हो रहा था। इसके बाद अगर इसमें हम देखें कि सार्वजनिक ऋण के रूप में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, मुद्रा धातु के रूप में, जो कि धन अपवाह हो रहा था। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो दादा भाई नेहरू जी ने किया था, आपने देखा ऊपर। भारत में उपनिवेशवाद का के आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नेहरू जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दास। जिसमें नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रेनाडे और सर सैयद अहमद खान में दादा भाई नेहरू जी के उत्साधन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। कौन? सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नेहरू जी ने ये लिखी है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। दादा भाई नेहरू जी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी क्या? उन्होंने इस बात के अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दादा भाई नेहरू जी के बारे में डिटेल खैर हमें आगे देखना है, जब कांग्रेस की स्थापना होगी और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, उसमें हम उनके सारे जितने भी वर्किंग्स हैं वो सारा कवर अप कर लेंगे। ओके, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था ये। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था, ये छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं था। इसके बाद फिर 1857 का जो क्रांति है उसके बारे में सारी डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट सेशन में अपने कवर अप करेंगे। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको आज समझ में आई होंगी, और इसके बारे में प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी ये सारी चीज़ें इसमें हो गई हैं, और इसमें एक चीज़ छूट गई है कि आधुनिक भारत में अकाल त्रासदी। ठीक है, इससे भी प्रश्न हमेशा आते रहते हैं, तो 2 मिनट का एक छोटा सा डिस्कशन होगा। हम यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि पर्टिकुलर जो प्रमुख अकाल आयोग बने या अकाल समितियाँ बनी, वो सारी एक जगह देख लेते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और प्रश्न इससे कभी कभार आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे इनको देख लेते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। ठीक है, देखिए अगर अकाल आयोग की बात करें तो सिंपल सा बात है कि अकाल समितियां बनी। पहली अकाल समिति कब बनी? स्मिथ समिति बनी, स्मिथ समिति। ठीक है, ये बनी लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। कैनिंग का टाइम क्या है? 56 से 61, यानी 1856 से 61, 1861-62 में बनी है स्मिथ समिति। दूसरी जो समिति बनी उसको हम कहते हैं कैंपबेल कमेटी, यानी कैंपबेल समिति 1866 में बनी है। ठीक है, जॉन लॉरेंस था इस समय, उसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1864 से लेकर 1868 तक। अब इसके बाद कुछ 4 अकाल आयोग बने, हम चारों अकाल आयोग को वन बाय वन देख लेते हैं, इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चीज़ें आपको बेहतर क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे पहला अकाल आयोग की बात करें हम, तो ये था प्रथम अकाल आयोग, इसका नाम ही था प्रथम अकाल आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे रिचर्ड स्ट्रेची, इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं। ये जो बना 1876 से 78, यानी पहला दिल्ली दरबार आपको याद आ रहा होगा। लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड है 1866 टू 80। ठीक है, इसने अपनी अनुशंसाएं कुछ दी कि सरकार को उत्तरदायी बनाया अकाल के दौरान, और सरकार संसाधनों के अनुसार प्रांतीय सरकारों को मतलब उनको दे और उनकी मदद करे। फिर यहीं से एक एनजीओ का कॉन्सेप्ट आया। एक बार ये प्रश्न पूछा गया कि एनजीओ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो एनजीओ को राहत कार्य करवाने के लिए इसने कहा था। और एक मेन इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रथम अकाल आयोग का, उन्होंने कहा था कि एक अकाल राहत कोष की स्थापना करें जिसमें 1.5 करोड़ रुपए जमा होने चाहिए। तो ये सारी प्रथम अकाल आयोग थे। उसका अध्यक्ष कौन था?
और कब हुआ, उसके समय वायसराय या जो उस समय गवर्नर जनरल था वो कौन था, और सारी चीज़ें। सेकंड, अगर हम अकाल आयोग की बात करें तो उस समय उसको द्वितीय अकाल आयोग कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा 1896 टू 1900, लायल आयोग कहते हैं इसको। और इसको हम स्ट्रेची आयोग कहते हैं क्योंकि जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पर पड़ता है। तो इसका जो अध्यक्ष था वो था जेम्स लायल, ये पंजाब का उप गवर्नर था, ठीक है। और ये इस समय वायसराय जो था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय था, उसका टाइम पीरियड 1894 टू 98 है। इसने भी कुछ सिफारिशें की कि पूर्ववर्ती जो सिफारिश थी उसी की सहमति के हिसाब से सेम टू सेम काम करना चाहिए, कि जो स्ट्रेची आयोग ने कहा वही सारी चीज़ें इसने भी बताई। जो तीसरा आयोग बना, तृतीय काल आयोग, उसको हम कहते हैं मैकडोनल आयोग। ये बना 1896 से 1900 के बीच में, ये भी बना। और इस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। 1899 से लेकर 1905 तक का इसका टाइम पीरियड था कर्जन का। और इसकी जो सिफारिशें थी, एक अकाल आयुक्त का गठन करने को कहा, जिसे दुर्भिक्ष आयोग भी कहा जाता है, उसकी नियुक्ति की सलाह दी। और कृषि आधारभूत संरचना के तंत्र में सुधार के लिए, नहर है, सिंचाई है, किसानों के लिए कृषि बैंक, इन सारी चीज़ों के डेवलपमेंट पे इस आयोग ने बताया। किस आयोग ने बताया? मैकडोनल आयोग ने बताया। उसके बाद फिर फोर्थ जो किसान आयोग, सॉरी, चतुर्थ अकाल आयोग बना 1943 में बना, ठीक है। बंगाल में सबसे बड़ा अकाल अगर पड़ा था 1943 में, एक बार प्रश्न पूछा गया। इस समय जो गवर्नर, सॉरी, वायसराय, वो लॉर्ड लिनलिथगो। टाइम पीरियड 36 टू 44, यानी 1936 टू 44। और इस समय इसका जो हेड है उसका नाम है जॉन वुड हेड आयोग, इसको कहते हैं जॉन वुड हेड आयोग। फोर्थ जो था चतुर्थ अकाल आयोग, उसके बारे में ये अपनी सिफारिश खैर पेश ही नहीं कर पाया। तो ये चार अकाल आयोग जिनके बारे में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की यहाँ पे। कुछ अकाल समितियाँ थी दो, कौन कौन सी, एक बार समरी कर लीजिए। स्मिथ समिति, कैम्पबेल समिति, और उसके बाद चार जो अकाल आयोग बने वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला स्ट्रेची आयोग, दूसरा लायल आयोग, तीसरा मैकडोनल आयोग, और चौथा जो बना वो जॉन वुड हेड आयोग, ठीक है। इन सारों की सिफारिशें आपने देखी। आप आई थिंक इसके बारे में आपने नोट कर लिया होगा और सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री के आपके साथ उसमें, जिसमें वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक भी करिएगा। ओके, थैंक यू।